तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1994 की एक ड्रामा क्राइम मूवी को जिसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। ये मूवी 9.3 IMDb रेटिंग्स के साथ दुनिया की टॉप रेटेड IMDb मूवी है। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम एंडी को देखते हैं जो एक घर के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था। एंडी के पास एक गन थी और वो शराब के नशे में था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक अदालत में। एंडी की पत्नी और उसके लवर का किसी ने मर्डर कर दिया था। पुलिस को मर्डर का शक एंडी पर होता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में एंडी से उस रात के बारे में पूछा जाता है जब एंडी की वाइफ का मर्डर हुआ था। एंडी बताता है कि उसकी वाइफ उसके साथ डाइवोर्स लेना चाहती थी क्योंकि उसने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था। एंडी उसे डाइवोर्स देने से मना कर देता है और उसकी पत्नी अपना सामान लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। एंडी अपनी कार से इनका पीछा करता है और अपनी पत्नी और उसके लवर के घर के बाहर शराब के नशे में अपनी गन लेकर पहुंच जाता है। एंडी कोर्ट में बताता है कि वो उस टाइम काफी कंफ्यूज था। वो बस अपनी पत्नी और उसके लवर को डराना चाहता था। वकील कहता है कि तुमने उसके बाद उन दोनों का खून कर दिया था। एंडी कहता है कि उसने उन दोनों का खून नहीं किया है और उसके बाद वो अपने घर चला गया था। एंडी बताता है कि उसने अपनी बंदूक रॉयल रिवर में फेंक दी थी। वकील कहता है कि सुबह घर की मेड को एंडी की पत्नी और उसके लवर की डेड बॉडी वहां पर मिली थी और इन दोनों का मर्डर किसी ने गोली मारकर ही किया था। वकील एंडी से पूछता है कि क्या ये कोई इत्तेफाक है या उसी ने ये मर्डर किया है। पुलिस 3 दिनों तक रॉयल रिवर में एंडी की गन को ढूंढती है पर उन्हें वहां पर कोई गन नहीं मिलती। अदालत को लगता है कि एंडी ने गन कहीं छुपा दी है ताकि एंडी की गन और क्राइम सीन पर चली गोलियों को मैच न किया जा सके। पुलिस को घर के बाहर से एंडी की शराब की बोतल और गोलियां भी मिलती है। इन तमाम सबूतों के बेस पर कोर्ट एंडी को दोषी ठहराती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके बाद शॉशैंक जेल में हम देखते हैं रेड नाम के एक कैदी को। रेड को भी उम्र कैद की सजा मिली थी और वो 20 साल की कैद काट चुका था। जेल के अधिकारी रेड के बेल की अपील की जांच करते हैं और उसकी बेल की अपील को रिजेक्ट कर देते हैं। रेड जेल के अंदर कोई भी चीज स्मगल कर सकता था। वो जेल के सबसे फेमस कैदियों में से एक था। तभी जेल में सायरन बजता है जिसका मतलब था कि जेल में नए कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा था और इन्हीं कैदियों में एंडी भी शामिल था। एंडी पेशे से एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। रेड अपने साथियों के साथ गेट के पास जाता है। रेड और उसके साथी आपस में शर्त लगाते हैं कि इनमें से कौन सा नया कैदी आज रात को जेल में परेशान होकर रोने लगेगा। रेड एंडी पर शर्त लगाता है क्योंकि उसे एंडी काफी कमजोर आदमी लगता है। जेल का मेन गार्ड हेडली कैदियों को वार्डन से मिलाता है और वार्डन कैदियों को जेल के रूल समझाता है। सबसे पहला रूल था नो ब्लास्फेमी। कोई भी कैदी भगवान के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकता था। वार्डन कैदियों से कहता है कि यहाँ पर उन्हें बाइबल और डिसिप्लिन दोनों ही चीजें सिखाई जाएगी। कैदियों को नहलाकर उनके सेल में भेज दिया जाता है। जेल की पहली रात काफी मुश्किल होती थी। हमेशा कोई ना कोई कैदी परेशान होकर रोने लगता था। तभी एक कैदी के रोने की आवाज आती है और हेडली वहां पर आता है। हेडली उस कैदी की पिटाई करता है और उस पिटाई से उस कैदी की मौत हो जाती है। अगले दिन नाश्ता करते हुए एंडी को उसके खाने में एक कीड़ा मिलता है। एंडी के साथ एक ब्रूक्स नाम का बूढ़ा आदमी बैठा था। ब्रूक्स वो कीड़ा एंडी से मांगता है और अपनी जेब में रखे एक कौवे के बच्चे को वो कीड़ा खिला देता है। तभी रेड का दोस्त हेवुड वहां आता है और रेड हेवुड को शर्त हारने पर उसे सिगरेट देता है। नहाते हुए एंडी के पास एक बॉक्स नाम का एक कैदी आता है जो एंडी से दोस्ती करना चाहता था। बॉक्स जेल में एक सिस्टर नाम की गैंग चलाता था जो जेल में नए कैदियों का शारीरिक शोषण किया करते थे और अब उनकी बुरी नजर एंडी पर थी। जेल के शुरुआती दिनों में एंडी ने किसी से भी बात नहीं की थी, लेकिन 1 महीने बाद एंडी रेड के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो जेल में कोई भी चीज स्मगल कर सकता है और वो रेड से एक रॉक हैमर स्मगल करने को कहता है। एंडी रेड को बताता है कि रॉक हैमर 5-6 इंच लंबा एक औजार होता है जिससे पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है। एंडी को पत्थर तराशने का शौक था। रेड एंडी से पूछता है कि क्या वो रॉक हैमर से किसी को मारना चाहता है। एंडी कहता है कि उसके जेल में कोई भी दुश्मन नहीं है। वो रॉक हैमर का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। रेड एंडी को सिस्टर्स के बारे में आगाह करता है कि उनकी बुरी नजर तुम पर है। एंडी कहता है कि उसे सिस्टर्स की कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि वो गे नहीं है। रेड कहता है कि सिस्टर भी गे नहीं है। रेड एंडी से पूछता है कि क्या वो रॉक हैमर की मदद से जेल में सुरंग बनाना चाहता है। इस पर एंडी कहता है कि जब रेड रॉक हैमर को देखेगा तो वो खुद ही समझ जाएगा। रेड रॉक हैमर जेल में मंगवा लेता है और उसे एहसास होता है कि इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में तो 600 साल लगेंगे। रेड रॉक हैमर एंडी तक पहुंचा देता है। जेल की लॉन्ड्री में काम करते हुए एंडी को सिस्टर्स पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। एंडी और सिस्टर्स के बीच लड़ाई होती है और ऐसी ही लड़ाइयां कई दिनों तक चलती है। इन लड़ाइयों की वजह से एंडी की बॉडी पर हमेशा चोटों के निशान हुआ करते थे। एंडी ने कभी भी सिस्टर्स की शिकायत जेल के अधिकारियों से नहीं की थी और एंडी की सिस्टर्स के साथ ऐसी ही लड़ाइयां 2 साल तक चलती है। गर्मियों में जेल की छत की मरम्मत का काम कैदियों को दिया जाता है। इस काम के लिए 12 कैदियों को चुना जाना था। रेड जुगाड़ लगाकर ये काम अपने साथियों के लिए बुक करवा लेता है।
छत पर काम करते हुए एंडी हेडली से सुनता है कि उसके भाई की मौत के बाद उसे $35,000 मिलने वाले हैं, पर उन $35,000 में से बहुत बड़ा हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में काटने वाली थी। एंडी ये सुनकर हेडली के पास जाता है और हेडली से पूछता है कि क्या वो अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। ये सुनकर हेडली गुस्सा हो जाता है और वो एंडी को छत के कोने पर ले जाता है। एंडी कहता है कि वो $35,000 अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकता है। IRS एक साल में $60,000 तक का गिफ्ट अपने स्पाउस को देना अलाउ करता है, वो भी टैक्स फ्री। एंडी कहता है कि उस काम को करने के लिए एक लॉयर भी लगेगा। एंडी लॉयर का काम करने को तैयार हो जाता है। बदले में एंडी हेडली से उसके साथियों को बियर पिलाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं एंडी के साथियों को जो छत पर काम करते हुए बियर पी रहे थे। रेड बताता है कि उसे उस वक्त ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वो अपने घर की छत को मरम्मत कर रहे हों। एक कैदी एंडी को भी बियर ऑफर करता है, पर एंडी ने शराब पीना छोड़ दिया था, इसलिए वो मना कर देता है। जेल में चेस खेलते हुए एंडी रेड से एक असली चेस बोर्ड जेल में स्मगल करने को कहता है। तभी रेड एंडी से पूछता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके लवर का मर्डर क्यों किया। एंडी कहता है कि वो इनोसेंट है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एंडी रेड से पूछता है कि वो जेल में क्यों है। रेड कहता है कि वो भी मर्डर के केस में जेल में है, बस फर्क ये है कि वो इनोसेंट नहीं है। कुछ देर बाद एंडी अपनी सेल की दीवार में अपना नाम लिखता है और उसके बाद सीधा रेड के पास जाता है जो एक मूवी देख रहा था। एंडी रेड से रीटा हेवर्थ का एक पोस्टर मांगता है ताकि वो पोस्टर अपने सेल में लगा सके। इसके बाद एंडी को सिस्टर्स की गैंग दोबारा पकड़ लेती है। सिस्टर्स एंडी की फिर से पिटाई करते हैं। इस पिटाई के कारण एंडी को 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। वहीं बॉक्स को 1 हफ्ते तक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। काल कोठरी से निकलने के बाद हेडली और उसका एक साथी बॉक्स की बुरी तरह से पिटाई करते हैं। इस पिटाई के बाद बॉक्स हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है और सिस्टर गैंग के बाकी के लोग एंडी को फिर कभी परेशान नहीं करते। एंडी अभी भी हॉस्पिटल में था और वो कुछ दिनों बाद ठीक होकर जेल में वापस आने वाला था, इसलिए रेड और उसके साथी एंडी के लिए रॉक्स इकट्ठा करते हैं क्योंकि एंडी को उन रॉक्स को तलाशना काफी पसंद था। एंडी हॉस्पिटल से वापस आता है और देखता है कि उसके सेल में रीटा हेवर्थ का एक पोस्टर रखा था। कुछ दिनों बाद वार्डन जेल का सरप्राइज इंस्पेक्शन करता है। एंडी के सेल की भी तलाशी ली जाती है। वार्डन एंडी के सेल में रीटा हेवर्थ का पोस्टर देखता है। जेल की सेल में ऐसे पोस्टर लगाना अलाउड नहीं था, पर वार्डन एंडी को पोस्टर लगाने की परमिशन दे देता है। वार्डन एंडी के सेल को जानबूझकर चेक करता है क्योंकि वार्डन एंडी से अपना काम करवाना चाहता था। वार्डन एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम दिलवाता है। लाइब्रेरी में ब्रुक्स काम करता था और एंडी अब उसका असिस्टेंट था। एंडी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे लाइब्रेरी में काम क्यों दिलवाया गया है। तभी हेडली जेल के एक ऑफिसर को वहां लाता है। उस ऑफिसर को अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए एंडी की एडवाइस चाहिए थी। एंडी जेल की लाइब्रेरी की खस्ता हालत को सुधारना चाहता था, इसलिए वो वार्डन से जेल की लाइब्रेरी के लिए फंड मांगता है। वार्डन के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए एंडी सरकार से फंड लेने के लिए वार्डन से परमिशन लेता है। एंडी हर हफ्ते गवर्नमेंट को लेटर लिखता था जिसमें जेल की लाइब्रेरी के लिए वो फंड्स मांगता था, पर एंडी को सरकार से कोई भी जवाब नहीं आता। जेल में अब एंडी सभी गार्ड्स की टैक्स रिटर्न्स भरने लगा था। कुछ सालों बाद एंडी जेल के सबसे इंपॉर्टेंट कैदियों में से एक बन जाता है। एंडी का काम इतना बढ़ जाता है कि वो रेड को भी अपने साथ काम पर रख लेता है। 2 साल के बाद भी लाइब्रेरी फंड्स के लिए एंडी लेटर्स लिखना चालू रखता है। एंडी और रेड को एक कैदी बताता है कि ब्रुक्स ने हेवुड की गर्दन पर चाकू रखा है। एंडी और रेड वहां जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ब्रुक्स की सजा माफ कर दी गई है। ब्रुक्स ने सारी जिंदगी जेल में ही बिताई थी, इसलिए उसके पास जाने को कोई भी नहीं था। इसी वजह से उसने हेवुड की गर्दन पर चाकू रखा था ताकि उसे इस हमले करने के जुर्म में जेल में ही रखा जाए। एंडी ब्रुक्स को समझाता है और वो हेवुड्स को जाने देता है। ब्रुक्स जेल को छोड़ने से पहले अपने बर्ड को उड़ा देता है। ब्रुक्स बताता है कि इन 50 सालों में दुनिया काफी बदल गई है। ब्रुक्स को रहने के लिए एक घर दिया जाता है और उसे एक दुकान पर काम भी दिलाया जाता है। ब्रुक्स काम करने के बाद पार्क में जाकर बर्ड्स को खाना देता था, इस उम्मीद में कि उसका पेट बर्ड जेक भी वहां पर कभी आ जाए, लेकिन ब्रुक्स कभी जेक से नहीं मिल पाया। ब्रुक्स बताता है कि उसे रोज बुरे सपने आते हैं और वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गया है। ब्रुक्स रात को दीवार पर अपना नाम लिखता है और उसी जगह पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। ब्रुक्स अपना आखिरी लेटर जेल में एंडी और रेड को भेजता है और हेवुड से उसकी गर्दन पर चाकू रखने के लिए माफी मांगता है। तभी हेडली एंडी को बताता है कि उसके नाम पर बहुत सारी बुक्स डिलीवर हुई हैं। एंडी लेटर को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि सरकार ने उसे लाइब्रेरी फंड के तौर पर $200 और कुछ पुरानी बुक्स भेजी हैं। एंडी ने लगातार 6 सालों तक सरकार को लेटर लिखे थे और आखिरकार 6 सालों के इंतजार के बाद सरकार ने एंडी के लिए लाइब्रेरी फंड जारी कर ही दिया था, इसलिए एंडी काफी खुश हो जाता है। कुछ टाइम बाद रेड को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि रेड को 30 साल काटने के बाद छोड़ा जा सकता है या नहीं।
इंटरव्यू के बाद रेड की अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं एंडी अब जेल की लाइब्रेरी के लिए सरकार से सालाना $500 की डिमांड करता है और दोबारा से उन्हें लेटर भेजना शुरू करता है। कुछ टाइम बाद सरकार एंडी की ये शर्त भी मान जाती है और लाइब्रेरी के लिए एंडी को सालाना $500 देती है। एंडी उन पैसों से जेल में लाइब्रेरी बनवाता है और उसमें बहुत सारी अच्छी बुक्स भी रखता है। उसी साल वार्डन एक प्रोग्राम चलाता है जिसमें जेल के कैदी बाहर जाकर कम पैसों में काम करेंगे। इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा फायदा वार्डन को होता है। वो काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है और बहुत कम पैसे अपने कैदियों को देकर काफी पैसे अपने लिए बचा लेता है। एंडी वार्डन की ब्लैक मनी को लॉन्डर करने का काम करता है और उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है। एंडी रेड को बताता है कि वो वार्डन की मनी रैंडल स्टीवंस नाम के एक काल्पनिक आदमी के मल्टीपल अकाउंट्स में भेजता है। इस तरह से किसी को भी वार्डन पर शक नहीं जाता। कुछ दिनों बाद जेल में नए कैदियों को लाया जाता है। उन्हीं में से एक कैदी था टॉमी विलियम्स। टॉमी की दोस्ती रेड और एंडी के साथ हो जाती है। टॉमी बताता है कि वो शॉशैंक जेल में आने से पहले कई दूसरी जेलों में सजा काट चुका है। टॉमी की एक पत्नी और एक छोटी बच्ची भी थी। वो सारी जिंदगी चोरी चकारी करके और जेल से अंदर बाहर होकर नहीं काटना चाहता था। इसीलिए वो एंडी के पास जाता है और उससे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में एंडी की मदद मांगता है। एंडी ने जेल में कई कैदियों को एजुकेशन दिलवाई थी, इसीलिए एंडी टॉमी को पढ़ाना स्टार्ट करता है। इसके बाद टॉमी जेल में ही एग्जाम देता है। टॉमी को लग रहा था कि उसका एग्जाम काफी बुरा हुआ है, इसीलिए वो अपना पेपर डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी जेल में क्यों है और रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके लवर की हत्या की थी और एंडी की पत्नी का लवर एक बहुत बड़ा गोल्फ प्लेयर था। ये सुनकर टॉमी बहुत हैरान हो जाता है और वो एंडी और रेड को बताता है कि पिछली जेल में उसका एल्मो ब्लैस्ट नाम का एक सेलमेट था जिसने कई मर्डर किए थे। एल्मो ब्लैस्ट ने एक दिन टॉमी को बताया था कि उसने एक गोल्फ प्लेयर और उसकी लवर की हत्या की थी और इस मर्डर के लिए उस औरत के पति को दोषी ठहराया गया था जो पेशे से एक बैंकर था। एंडी ये बात वार्डन को भी बताता है, पर वार्डन एंडी की मदद नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि एंडी के बिना उसकी ब्लैक मनी कोई लॉन्डर नहीं कर पाएगा। वार्डन को एंडी पर बहुत गुस्सा आता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। तभी टॉमी को उसका रिजल्ट मिलता है। यहाँ टॉमी को पता चलता है कि जो पेपर उसने गुस्से में फेंक दिया था उसे एंडी ने चेकिंग के लिए भेज दिया था। काल कोठरी में एक ऑफिसर एंडी को बताता है कि टॉमी ने एग्जाम पास कर लिया है और ये सुनकर एंडी काफी खुश होता है। वार्डन टॉमी को अपने पास कुछ बात करने के लिए बुलाता है। वार्डन टॉमी से पूछता है कि क्या जो बात उसने एंडी को बताई है वो सच है और क्या वो इस बात की गवाही कोर्ट में देने को तैयार है कि एंडी की पत्नी का मर्डर एल्मो ब्लैस्ट नाम के आदमी ने किया है और एंडी बेकसूर है। टॉमी कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है और वो कोर्ट में एंडी के फेवर में गवाही देने को भी तैयार है। ये सुनकर वार्डन हेडली को इशारा करता है और हेडली टॉमी को गोली मार देता है और एंडी अब वार्डन से उसका काम करने से मना कर देता है। वार्डन कहता है कि अगर एंडी ने उसका काम नहीं किया तो वो एंडी की लाइब्रेरी बंद करवा देगा और उसकी सारी प्रिविलेजेस उससे छीन ली जाएगी। काल कोठरी से बाहर आने के बाद एंडी रेड से कहता है कि वो जेल से छूटने के बाद मैक्सिको चला जाएगा और वहां समंदर के किनारे रहेगा। ये सुनकर रेड कहता है कि उसे नहीं लगता कि हम कभी जेल से बाहर निकल पाएंगे। एंडी रेड से कहता है कि अगर वो कभी भी इस जेल से बाहर निकल पाए तो वो बॉक्सटन नाम की जगह पर जाए। वहां पर एक खेत में एक बड़ा ओक ट्री है। उस ट्री के दीवार के पास उसे कुछ खोदना है। वहां पर कुछ दबा होगा जो रेड के लिए होगा। रेड एंडी से पूछता है कि वहां पर क्या दबा है। एंडी कहता है कि ये बात उसे वहां पर जाकर ही पता चलेगी। रेड अपने दोस्तों से कहता है कि उसे एंडी की काफी चिंता होने लगी है, वो काफी अजीब बातें करने लगा है। तभी हेवुड उससे बताता है कि एंडी ने आज उससे 6 फुट लंबी एक रस्सी मांगी थी। इन्हें लग रहा था कि एंडी भी ब्रुक्स की तरह आत्महत्या करने वाला है। एंडी वार्डन के ऑफिस में जाता है और उसकी फाइल्स लॉकर में रखता है और वार्डन के शूज पॉलिश करने के बाद अपने सेल में चला जाता है। सेल में एंडी के पास एक रस्सी भी थी। सुबह कैदी सेल से बाहर आते हैं पर एंडी अपने सेल से बाहर नहीं निकलता। गार्ड्स देखते हैं कि एंडी अपने सेल में नहीं है। तभी जेल में सायरन बजता है जिसका मतलब था कि एंडी जेल से भाग गया था। वार्डन रेड से एंडी के बारे में पूछता है पर रेड को भी एंडी के बारे में कुछ नहीं पता था। गुस्से में वार्डन एंडी के रॉक्स को गार्ड्स पर मारता है। वो एक पत्थर पोस्टर पर मारता है और पोस्टर फट जाता है। वार्डन देखता है कि उस पोस्टर के पीछे एक सुरंग है। जेल के बाहर एंडी के कुछ कपड़े और उसका एक रॉक हैमर ही मिलता है। रेड कहता है कि उसे याद आता है कि उसने कहा था कि एंडी को इस रॉक हैमर से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लगेंगे, लेकिन एंडी ने ये काम सिर्फ 20 सालों में ही कर दिया था। एंडी रोज थोड़ी थोड़ी दीवार खोदता था और उसकी मिट्टी जेल की यार्ड में फेंक देता था। लास्ट दिन एंडी वार्डन के ऑफिस से उसके शूज पहन कर आता है और उस सुरंग से होता हुआ जेल के सीवेज पाइप तक पहुंचता है। एंडी सीवेज पाइप को तोड़कर उसमें रेंगता हुआ जेल से बाहर चला जाता है। एंडी ने 5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर की लंबाई का डिस्टेंस उस सीवेज पाइप के थ्रू कवर किया था। अगले दिन एंडी कई बैंक्स में जाता है और रैंडल स्टीवंस के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है।
रैंडल स्टीवंस वही काल्पनिक आदमी था जिसके अकाउंट में वार्डन अपनी सारी ब्लैक मनी एंडी से डलवाता था। एंडी कई सालों से रैंडल स्टीवंस की साइन कर रहा था और एंडी के पास रैंडल स्टीवंस की सारी आईडीज भी थी, इसलिए बैंक भी उसे सारे पैसे दे देता है। एंडी बैंक को कुछ कागज देता है और उन्हें मेल करने को कहता है। उस मेल में वार्डन के सारे काले कारनामों का जिक्र था। ये मेल एंडी बैंक को एक न्यूज एजेंसी के पेपर को भेजने को कहता है। बैंक ये मेल न्यूज़पेपर एजेंसी को भेजता है और अगले दिन वार्डन की न्यूज अखबार में छप जाती है। वार्डन को अरेस्ट करने पुलिस आती है। वार्डन देखता है कि उसके लॉकर में एंडी ने अपनी बाइबल रखी थी और उसके सारे इंपॉर्टेंट पेपर एंडी अपने साथ ले गया था। हेडली को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वार्डन को भी अरेस्ट करने पुलिस आती है। वार्डन अरेस्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपनी गन से खुद को गोली मार लेता है। इसके कुछ टाइम बाद रेड को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो बिल्कुल ब्लैंक था। रेड उस पोस्ट कार्ड का एड्रेस देखता है और उसे एहसास होता है कि ये पोस्ट कार्ड एंडी ने उसे भेजा था। उस पोस्ट कार्ड के एड्रेस से रेड को पता चलता है कि एंडी ने उस जगह से समंदर क्रॉस किया था और वो अभी मैक्सिको में है। जेल में 40 साल सजा काटने के बाद रेड को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या अब रेड को छोड़ा जा सकता है कि नहीं। इस बार रेड अपने जवाबों से जेल के ऑफिशियल्स को इम्प्रेस कर देता है और रेड की सजा माफ कर दी जाती है। रेड जेल से बाहर जाता है और उसे वहीं पर काम और घर दिलवाया जाता है जहां पर ब्रुक्स को दिलवाया गया था। ब्रुक्स की तरह भी रेड इस जिंदगी से परेशान हो जाता है और वो कुछ क्राइम करके जेल में वापस जाने की सोचता है। तभी उसे एंडी की बात याद आती है और रेड उस एड्रेस पर जाता है जहां एंडी ने उसे आने को कहा था। रेड उस जगह पहुंचता है और उसे वहां पर एक बड़ा ओक ट्री दिखाई देता है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार थी। रेड कुछ पत्थरों को हटाता है और उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में एंडी ने रेड के लिए एक लेटर और कुछ पैसे रखे हुए थे। लेटर में एंडी ने लिखा था कि तुम उस टाउन में आ जाओ जो मैंने तुम्हें जेल में बताया था। रेड अपना सामान लेता है और एंडी के बताए हुए एड्रेस पर चला जाता है। रेड बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको चला जाता है और वहां पर एंडी से मिलता है जो समंदर के किनारे एक बोट को रिपेयर कर रहा था। और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।